नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे टेस्ट क्रमांक 42 के छत्तीसगढ़ के भाग से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है। हमारा पहला सवाल है, इनमें से असंगत को छांटिए। देखिए, पहला लिखा है बिलासपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है बीजापुर। अब ध्यान से देखिए तो बस्तर, बलरामपुर और बीजापुर ये तीनों ही क्या हैं? ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। वहीं बिलासपुर अगर देखा जाए तो ये लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, भू आवेष्टित जिला है। इस प्रकार से इन चारों में से अलग कौन होगा? विकल्प ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ किस राज्य के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, यहां पर कोई ऐसा राज्य होगा जिसका, देखिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ किस राज्य के दक्षिण पश्चिम, मतलब इस डायरेक्शन में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर राज्य है, आप सभी को पता होगा, झारखंड। और ऊपर में कौन सा है? यूपी, ठीक है। इधर ओडिशा, यहाँ पर आप देखेंगे तो एमपी, यहाँ देखेंगे तो महाराष्ट्र, इधर देखेंगे तो तेलंगाना, और यहाँ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे राज्य हैं। अब इसमें सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे झारखंड का नाम लिखा हुआ नहीं था, ठीक बात। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध जिस नदी पर है उससे संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है। तो हम सबको पता है हसदो नदी पर है, ठीक है। और इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप चाहे तो स्टेटमेंट को सुनकर समझ करके भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा पेचीदा है, आसान है, याद रहे तो। चलिए पहला विकल्प देखिए क्या कह रहा है, प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना निर्मित है। ये स्टेटमेंट गलत है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर निर्मित नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसकी लंबाई 173 किलोमीटर ये भी नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, यह महानदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। क्या कह रहा है? यह महानदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी पर निर्मित है। तो हसदो नदी जो है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हसदो नदी जब इस प्रकार से जाती है तो जांजगीर चांपा में यहाँ पर आकर के इधर से शिवनाथ नदी मिलती है, ठीक है। जैसी शिवनाथ नदी मिलती है उसके ठीक और आगे जाएगी जब महानदी, तो इधर से आकर के हसदो नदी मिलती है, ठीक है। तो ये हसदो नदी पर ही निर्मित है क्या? हसदो बांगो, ठीक है, और वही सबसे ऊंचा बांध भी है। तो इस प्रकार से तीसरा जो स्टेटमेंट है ये राइट हो जाता है। चौथा देखिए, इसके अंतर्गत अमृत धारा जलप्रपात सूरजपुर जिले में, देखिए अमृत धारा जलप्रपात तो सही है लेकिन जिला गलत है। सूरजपुर जिला में हसदो नदी का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है? ये है आपके कोरिया जिले में, ठीक है। देखिए हसदो नदी, हसदो बांगो डैम, इसकी हाइट 87 मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? अब देखिए चितवा डोंगरी क्या है? चितवा डोंगरी की पहाड़ी है जो कहाँ है? राजनांदगांव में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? अपने प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए। यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। बड़े अंदर जब आप पहाड़ में अंदर जाएंगे जब, तो बहुत सारे पत्थर मिलेंगे और पत्थरों में अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। आप उसमें अगर पानी डालेंगे तो और ज्यादा उभर करके सामने आएगा और आप उसे और अच्छे से देख पाएंगे। तो कभी अगर मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा इन क्षेत्रों में। तो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज करी थी किसने? भगवान दास बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इन शैल चित्रों की खोज की गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चंवर ढाल स्थित है। इसका सही आंसर है जांजगीर चांपा और रायगढ़। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ पर आपका मिलेगा जांजगीर चांपा और यहाँ पर आपको मिलेगा रायगढ़, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो जांजगीर चांपा और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पूरा ये वाला, यहाँ पर आप देखेंगे छुरी, उदयपुर, मतिरिंगा, इनकी पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। तो यही पहाड़ियां जो है इधर आकर के कटी फटी हुई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब कोई पहाड़ी शुरू होता है तो इस प्रकार से, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या है इधर खत्म होते जाता है। जब कोई पहाड़ी खत्म होती रहती तो ये छुटपुट छुटपुट होता है ना जैसा, तो इसी प्रकार से ये छोटी छोटी ऊंचाई लिए हुए
ये ढाल वाला क्षेत्र है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, चंवर ढाल कहा गया है। ठीक है, तो ये कौन से जिले में है, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इन दोनों ही जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आपकी, देखिए क्या नाम है उसका, याद रखिए गौरलाटा चोटी। ठीक है, और गौरलाटा चोटी की हाइट कितनी है, 1225 मीटर। कौन से जिले में, बलरामपुर में। पहला विकल्प सही आंसर है। दूसरे नंबर की देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा नंदीराज, इसकी हाइट 1210 मीटर। ये कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा में, बैलाडीला की पहाड़ी। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति दल्ली राजहरा डोंडी की पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत है। पहला विकल्प है हल्बा, दूसरा है उरांव, तीसरा है भतरा, चौथा है माड़िया। देखिए माड़िया जनजाति बस्तर संभाग में, भतरा जनजाति आपको मिलेंगे रायपुर संभाग में और बस्तर संभाग में मुख्य रूप से। ठीक है, उरांव जनजाति आपको सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से मिलेंगे। ठीक है, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में। हल्बा जनजाति के जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र वाले जिलों में मिलते हैं, जैसे बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में मिलते हैं। तो इन्हीं का जो निवास है दल्ली राजहरा के डोंडी की पहाड़ी वाले क्षेत्र में आपको हल्बा जनजाति के लोग मिलेंगे, जो कि सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पायली खंड जांगड़ा कोदोमाली पहचाना जाता है। अब ये पहले जानना होगा हमें कि पायली खंड जांगड़ा और कोदोमाली है कहाँ। तो याद रखिए ये है आपके गरियाबंद जिले में। ठीक है, और गरियाबंद जिले में देखिए एक और जगह है, ये मैनपुर का पठार, याद रखिएगा मैनपुर के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों में है। ठीक है, सीजी एंड ओडी दोनों में है, और इसी के विस्तार के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पायली खंड जांगड़ा कोदोमाली, ये सारी जगह, और इसी में आपको मिलता है हीरा। यह क्षेत्र अपने हीरे की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सोमनाथ का मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी सोमनाथ का मंदिर है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। देखिए पहला विकल्प है खारंग और शिवनाथ के संगम पर, दूसरा है खारून और शिवनाथ के संगम पर, तीसरा है मनियारी शिवनाथ के संगम पे, चौथा कह रहा है तांदुला शिवनाथ के संगम पे। तो इसका सही जवाब है खारून और शिवनाथ नदी जहां पर मिलते हैं, इन दोनों नदियों के संगम पर ये मंदिर स्थित है, जो कि कौन से जिले में है, बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नांकित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए, नॉर्थ टू साउथ, इस प्रकार से हमें अरेंज करना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, सिहावा पहाड़ी कहाँ है, ये आपको मिलेगा धमतरी में। ठीक है, दूसरे नंबर पे केसकाल घाटी, यहां लिखता हूं धमतरी, जिलों को तो आप जानते होंगे, तो धमतरी हो गया। दूसरा केसकाल घाटी, ये आपको मिलेगा कोंडागांव और धमतरी का बॉर्डर वाला एरिया। तीसरे नंबर पे देखिए इधर तीसरा नंबर रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपको मिलेगा सरगुजा, सरगुजा सूरजपुर, ये सब उधर बॉर्डर वाला एरिया है। मतलब रामगढ़ की पहाड़ी आपको मूल रूप से तो उदयपुर में मिलेगा। ठीक है, उदयपुर से ठीक अगर इधर से आप जा रहे हैं NH-130 लेकर के, तो आपको उदयपुर पहुंचने से ठीक पहले रामगढ़ की पहाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, कौन सा जिले में आता है, सरगुजा जिले में आता है। ठीक है, और यहीं से लगा हुआ है उदयपुर भी, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। अगला देखिए उदयपुर बोल रहा हूं, सूरजपुर। अगला देखिए चौथा नंबर दल्हा पहाड़ी, कहाँ है, जांजगीर चांपा। ठीक है, फिर देखिए अर्जुनगढ़ धारा पर्वत, ये कहाँ है, ये आपका है बलरामपुर जिले में। अधिकांश लोग इसी में कंफ्यूज हुए होंगे, तो ये बलरामपुर जिले में है। तो देखिए अब अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। बलरामपुर सबसे ऊपर में है, अर्जुनगढ़ सबसे ऊपर में है, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 नंबर। इसके बाद अगर देखा जाए उससे नीचे तो कौन सा जिला आता है, सरगुजा, मतलब इसके बाद आ गया 3 नंबर। अब इसके बाद सरगुजा के बाद आप देखिए इधर तो जांजगीर चांपा, धमतरी और कोंडागांव, इनमें से जांजगीर चांपा मतलब 4 नंबर, और इसके बाद आता है धमतरी मतलब 1 नंबर, और उसके बाद आएगा दूसरा नंबर। तो 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2 ए सही आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। देखिए भवन निर्माण हेतु एक तरफ इधर पर्पस लिखा हुआ है और इधर मिट्टियों के नाम लिखे हैं। ये मिट्टियां जो हैं
मुख्य रूप से किन चीजों के लिए यूज की जाती है, ऐसा कुछ कुछ आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि सब में वही विकल्प जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। तो चलिए देखते हैं, सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। भवन निर्माण हेतु कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, इसके लिए भाठा या मुर्मी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इसी को लेटेराइट भी कहते हैं आप, भाटा या मुर्मी या लेटेराइट मिट्टी, वही जो भूरा भूरा रंग का होता है, छर्रे वाला मिट्टी होता है, कंकड़ कंकड़ टाइप का। ठीक है, दूसरा क्या है, चर्म रोग के इलाज में, अब देखिए कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में कहीं लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं वो लोग चर्म रोग का इस्तेमाल, चर्म रोग के में उसका इलाज करने के लिए रेगुर या इसी को आप कहते हैं काली मिट्टी, ठीक है, काली कन्हार रेगुर, ठीक है, इसी के नाम है, तो इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग होता है, या किस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन होता है, तो देखिए टिकरा जो मिट्टियां हैं, टिकरा मिट्टी जहां भी होगी तो टिकरा मिट्टी में आप देखेंगे सामान्य तौर पर मोटे अनाज का उत्पादन होता है। क्यों, टिकरा एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसकी वजह से ये जो मिट्टियां होती है कम उपजाऊ होती हैं, ठीक है, और इनमें बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं होते, तो कम उपजाऊ होने की वजह से अब देखिए इसमें अगर आप ज्यादा पैदावार वाली उपज या धान वगैरह आप लगाएंगे या फसल बोएंगे तो उसमें आपको ज्यादा खाद वगैरह पेस्टिसाइड ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसे बीजों का इस्तेमाल करते हैं इसमें जिसमें कम में अच्छा उत्पादन, कम में बम हो जाए उत्पादन, तो मोटे अनाज का उत्पादन ऐसे में ज्यादा अच्छे से हो पाता है, पानी की कमी ज्यादा असर नहीं पड़ता इनमें, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता कौन सी मिट्टी में होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है मटासी मिट्टी में, ठीक है, मटासी मिट्टियां जो है इन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जहां जहां पर पानी की उपलब्धता है उन क्षेत्रों में आप देखेंगे फसलों की पैदावार बहुत अच्छी खासी होती है। चलिए देखिए मिलाना शुरू करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 का सी, यहां से पहले मिलाते हैं, तो पहले का क्या हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा आपका बी, तीसरे का हो जाएगा डी, और चौथे का हो गया ए, सी बी डी ए, देखिए कहां पर लिखा हुआ है सी बी ए डी, गलत हो गया, सी ए भी गलत है, सी बी डी ए, विकल्प ए, ठीक है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ए, मतलब सही आंसर क्या है, विकल्प ए। अगला सवाल देखिए, सही उत्तर दीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने छत्तीसगढ़ में 5 मिट्टियों की पहचान की है। दूसरा क्या कह रहा है, स्थानीय आधार पर मटासी कन्हार भाठा, मटासी कन्हार भाठा डोरसा मृदा का विस्तार है। तीसरा, काली मृदा दरार पड़ने पर जुते हुए खेत के समान दिखाई पड़ती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्थानीय आधार पर मटासी कन्हार भाठा डोरसा ये इन मिट्टियों का विस्तार है हमारे यहाँ, बिल्कुल है। देखिए मटासी को लाल पीली कहते हैं, कन्हार आपकी काली मिट्टी हो गई, भाठा आपकी लेटेराइट मिट्टी हो गई, डोरसा जो है लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है, आप इन दोनों का मिश्रण कर देंगे तो डोरसा बन जाएगा। तो इन्हीं मिट्टियों का विस्तार हमारे यहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, काली मृदा दरार पड़ने, देखिए काली मिट्टी जिन खेतों में काली मिट्टी होती है जब यहाँ पर दरार पड़ता है तो ये पपड़ी जैसा उखड़ा हुआ दिखाई देता है, तो दूर से देखने पर लगता है कि ये क्या है, जुता हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, विकल्प डी। चलिए अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए मृदा के रंग के संबंध में। तो देखिए इधर लिखा है कि मिट्टियों का लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग, धूसर रंग ये क्यों होता है, इनकी वजह से, तो इसमें से कौन सा किसके साथ सुमेलित है हमें ये बताना है। तो देखिए जो लाल रंग है, लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है, तो बी का हो गया 1 या 1 का हो गया बी, ठीक है। दूसरा क्या है, काला रंग, काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम या टाइटेनी फेरस की वजह से, तो दूसरे का क्या हो गया ए। तीसरा है सफेद रंग, सफेद रंग होता है आपका लवण की वजह से, ठीक है, सॉल्ट की वजह से। धूसर रंग जो है ये होता है आपके सिलिका की वजह से, मतलब 3 का हो गया डी और 4 का हो गया सी। तो देखिए BADC कहां पर मिल रहा है, BADC हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस मृदा के अंतर्गत आता है।
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र कौन सी मृदा के अंतर्गत, या ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां खेती होती है उनमें अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। देखिए पहला है रेगुर, दूसरा है टिकरा, तीसरा है मटासी, चौथा है डोरसा। तो देखिए रेगुर या काली मिट्टी का विस्तार हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है। मैदानी क्षेत्र के 2-3 जिलों में ही इसका विस्तार है, ज्यादातर 4 से 5 जिलों में इसका विस्तार, उससे ज्यादा विस्तार नहीं है। टिकरा मिट्टी अगर देखेंगे तो ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे मटासी मिट्टी, तो मटासी मिट्टी का विस्तार हमारे यहाँ सर्वाधिक है। मटासी मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में, इन दोनों ही क्षेत्र में, दक्षिणी तो कम लेकिन मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किसका है, मटासी या लाल पीली मिट्टी का। वहीं डोरसा मिट्टी की बात करें तो डोरसा मिट्टी का विस्तार भी मटासी मिट्टी के साथ साथ ही लेकिन कम है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए सर्वाधिक विस्तार तो वो किस मिट्टी का है, मटासी का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय स्वशासन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायतों की संख्या 109 है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या 109 है। देखिए अपडेटेड है, थोड़ा साइड से आप लोग चेक करेंगे। दूसरा क्या है, नगरीय निकाय संबंधी निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। नगरीय निकाय से संबंधित जो निर्वाचन के जो पूरा कार्यभार है वो कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, महिला आरक्षण 33% है। बिल्कुल महिला आरक्षण 33% ही है, पंचायतों में 50% है। वहीं अगर चौथा देखा जाए तो उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है। तो उम्मीदवार होने के लिए 18 वर्ष नहीं, मतदाता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है। उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की है। मतलब अगर आप पार्षद बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पार्षद के लिए आपको 21 वर्ष का उम्र होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से देखिए तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही हैं, चौथा गलत हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, मतलब विकल्प सी। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ नगरीय स्वशासन में नगर पालिका परिषद के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। नगर पालिका परिषद की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, पहले होता था, अभी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले पार्षदों को चुनते हैं और पार्षद जो है अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल, अभी के टाइम पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे ही चुना जाता है, पहले पार्षदों को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से और पार्षद जो है अपने में से एक को अध्यक्ष को चुनते हैं, एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या है, मेयर इन काउंसिल की तरह इसमें अध्यक्ष की परिषद होती है। चलिए बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। जैसे मेयर इन काउंसिल होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल होता है। ठीक है, उधर MIC होता है, यहाँ पर PIC होता है, यहाँ पर PIC प्रेसिडेंट इन काउंसिल होता है, यहाँ पर MIC होता है, मेयर इन काउंसिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है, मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है पंचायती राज के संबंध में निम्न में से किसे प्रत्यावर्तन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रत्यावर्तन का मतलब समझ लीजिए राइट टू रिकॉल। नगरीय प्रशासन से तो समाप्त हो चुका है, स्थानीय जो पंचायती राज सिस्टम है वहां पर बचा हुआ है। तो पंचायती राज में आप राइट टू रिकॉल के द्वारा A और B इन दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, सरपंच और पंचों को प्रत्यावर्तन के द्वारा या राइट टू रिकॉल के द्वारा हटा सकते हैं, उप सरपंच को नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन अब ये तो गलत है, मतलब यही सही आंसर है, उप सरपंच को ही नहीं हटाया जा सकता है राइट टू रिकॉल के द्वारा, बाकी इन दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, विकल्प सी। अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज में जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए जनपद पंचायत सदस्य बनने में देखिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25 सीट होते हैं। ठीक है, जो लगभग 5000 की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक सदस्य, जनपद पंचायत का एक सदस्य लगभग 5000 की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि वो कम से कम या लगभग जो एक सदस्य, जो एक जनपद पंचायत का सदस्य जो है वो 5 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, लगभग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 25, विकल्प सी। ठीक है, और यदि ग्राम पंचायत में पूछा जाए तो 10 से 20। ठीक है, जिला पंचायत बोलेंगे तो 10 से 35। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
छत्तीसगढ़ में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो देखिए, पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा मुख्य सचिव, चौथा मुख्यमंत्री। अब देखिए, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख तो नहीं है ये राज्यपाल जी, संवैधानिक प्रमुख जरूर होते हैं, इनके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। जैसे अगर भारत में देखेंगे तो कार्यपालिका का जो मेन जो व्यक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन सर्वाधिक अगर वास्तविक रूप से देखा जाए कोई पावरफुल है तो कौन है? प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्यों के अंदर में राज्यपाल के नाम से सब कुछ होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा किसकी रचना है? कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, ये किसकी रचना है? तो ये है, याद रखिएगा, केयूर भूषण जी की रचना। ठीक है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, ये केयूर भूषण जी की रचना है। अगला सवाल देखिए, जैसन बोही तैसन का करही, लोकोक्ति को पूरा करिए। पूरा करना था भाई, कौन कौन पूरा किए पता नहीं। पाही, लूही, खाही, इनमें से कोई नहीं। लूही क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे नहीं, जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो जैसन बोही तैसन लूही। लूही मतलब, लूना मतलब क्या? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में धान लुए जाथन कहते कि नहीं, तो वही है लूही। अगला सवाल देखिए, सांटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अब देखिए, सांटी एक प्रकार का आभूषण है जिसे पैर में पहना जाता है। पैर में पहना जाने वाला आभूषण क्या है? सांटी। अगला सवाल देखिए, अबूझ माड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये आप सब लोग जानते होंगे, पक्का है। विकल्प बी, ओरछा को अबूझ माड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबूझ माड़ कहाँ है? नारायणपुर जिला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कमार जनजाति के सबसे बड़े देवता कौन है? तो देखिए, पहला है वामन देव, दूसरे हैं ठाकुर देव, तीसरे बूढ़ी माई, चौथे हैं दुल्हा देव। सही आंसर है वामन देव। ठीक है, कमार जनजाति के प्रमुख देवता वामन देव, जो आज भी देवगुड़ी में निवास करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 25 नंबर में पूछा गया है, किस जनजाति में मृत्यु संस्कार में 10वें दिन कुंडा मिलान होता है? पहला है माड़िया, दूसरा है गोंड जनजाति, तीसरे हलबा, चौथा कोरवा। ये होता है गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में मृत्यु संस्कार के 10वें दिन कुंडा मिलान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रीलो गीत मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? पहला है बिरहोर, दूसरा है कमार, तीसरा है उरांव, चौथा है मुरिया। मुरिया जनजाति में रीलो गीत काफी प्रचलित है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से इसी जनजाति में गाया जाता है। अगला सवाल देखिए, रे रीरो रीरो गीत के बाद अब पहुंचते हैं हम लोग डमकेच नृत्य की ओर, प्रश्न क्रमांक 27 में। उसमें रीलो रीलो करके डांस करते हैं, इसमें डमकेच खेलने जाते हैं। आप ये देखेंगे कौन से क्षेत्र में? तो सरगुजा क्षेत्र में काफी प्रचलित है। ठीक है, डमकेच नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो सरगुजा क्षेत्र में काफी फेमस है, और ये इन क्षेत्रों में काफी चाव से, मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ के आदिवासी इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पहला है शिक्षा, दूसरा कला एवं संगीत, तीसरा समाज कल्याण, चौथा जनजातीय विकास। अब इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, हर साल चक्रधर सम्मान दिया जाता है, और ये दिया जाता है कला एवं संगीत के क्षेत्र में। चक्रधर सम्मान जुड़ा हुआ है रायगढ़ जिले से, याद रखिएगा। ठीक है, चक्रधर सिंह जी राजा जी थे, उनसे जुड़ा हुआ है। ये तबला वादन और बाकी कलाओं में भी निपुण थे, और इन्हीं की याद में कला और संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता रहा है। और ये चक्रधर समारोह जो है हर साल आप देखेंगे तो गणेश चतुर्थी के समय आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सप्तऋषि आश्रम स्थित है? पहला राजिम, दूसरा तुरतुरिया, तीसरा सिहावा, चौथा है चंदखुरी। देखिए इसका आंसर है सिहावा। सिहावा में ही श्रृंगी ऋषि आश्रम स्थित है, और उसी से जुड़ा हुआ है सप्तऋषि आश्रम। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा हर साल मेला लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उड़कुड़ा खैरखेड़ा पाषाण स्थल का संबंध किस जिले से है? उड़कुड़ा और खैरखेड़ा। देखिए पहला विकल्प है कोरिया, दूसरा है कांकेर, तीसरा है रायगढ़, चौथा है बालोद कौशल। इसका सही आंसर है कांकेर जिले से। उड़कुड़ा और खैरखेड़ा जो पाषाण स्थल है ये कांकेर जिले से स्थित है, कांकेर जिले से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध यहाँ पर देखिए कौन से शासक से है ये पूछा जा रहा है। पहला महेंद्र, दूसरा नरेंद्र, तीसरा रुद्रसेन, चौथा वीरसेन। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है आप भारतीय इतिहास से पढ़ते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक समुद्रगुप्त का नाम आता है और इन्होंने एक अभियान किया था, दक्षिणापथ विजय अभियान, ठीक है। यह दक्षिण विजय अभियान किया था। तो इस दौरान जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ के कौशल क्षेत्र, देखिए आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, यहाँ पे जिक्र आता है कौशल और महाकांतर क्षेत्र का। इसमें उल्लेखित है कि इन्होंने कौशल क्षेत्र के राजा महेंद्र और कांतर क्षेत्र के राजा व्याघराज को, इन दोनों को परास्त किया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, प्रयाग प्रशस्ति के साथ कौन संबंधित है? तो क्लियर हो गया, महेंद्र इनसे जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख कैसे मिलता है? दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान जब इन्होंने कौशल क्षेत्र पर आक्रमण किया था तब इन्होंने महेंद्र नाम के एक शासक को परास्त किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रतनपुर कलचुरी शाखा से संबंधित शासक नहीं हैं। अब देखिए, पहला है रघुनाथ सिंह, दूसरे सरदार सिंह, तीसरे राज सिंह, चौथा अमर सिंह। तो रघुनाथ सिंह रतनपुर कलचुरी शाखा के अंतिम शासक, उनसे पहले सरदार सिंह और राज सिंह हुआ करते थे। अमर सिंह जी जो हैं ये हैं आपके कलचुरियों के रायपुर शाखा से या लाहौरी शाखा से, ठीक है। ये रायपुर की शाखा के अंतिम शासक हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक फड़ी नागवंश से संबंधित हैं? फड़ी नागवंश के कौन कौन से शासक हैं? फड़ी नागवंशियों का साम्राज्य कहाँ पर था? इनका शासन था वर्तमान में कवर्धा, ठीक है। कवर्धा में कुछ मंदिर प्राप्त हुए जैसे भोरम देव और जो एक और मंदिर है, ठीक है, जो मंडप के जैसा है, ठीक है, मड़वा महल। तो वहां से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए थे जिसमें से पता चलता है कि फड़ी नागवंशियों का शासन वहां पर था और वहां के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से शासक हैं जो इस वंश से संबंधित हैं? तो देखिए, गोपाल देव, अहिराज, ये दोनों शासक हैं। तो अहिराज इस वंश के संस्थापक थे और इसी वंश में गोपाल देव शासक हुए जिन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके समय में निर्माण हुआ था, लक्ष्मण देव राय ने करवाया था। तो ये दोनों जो हैं ये कौन से वंश से संबंधित हैं? फड़ीनाग वंश से, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, मतलब विकल्प बी इज राइट आंसर। अब यही कर्णराज और सोमराज ये कौन से वंश के हैं? अगर ये पूछ दिया जाए आपसे तो क्या बताएंगे? ये हैं आपके सोमवंश से। कहाँ के सोमवंश? बहुत सारे सोमवंश थे हमारे यहाँ। तो ये कौन से सोमवंश हैं? ये कांकेर वाले हैं, काकरय वाले, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, राजर्षि तुल्य वंश के शासकों में शामिल नहीं हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये तो ऐसा वंश है जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, जबकि इसके बारे में ही जानकारी सबसे कम है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, आप सभी को पता है, आरंग से प्राप्त हुआ था एक भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र, और उसी भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी से बस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें 6 राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सुरा, दयित, विभीषण, भीमसेन, फिर दयित वर्मा, दयित द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय, ये 6 राजाओं का जानकारी मिलता है। तो इसमें देखिए, तो विभीषण, दयित, भीमसेन ये तीनों नाम यहाँ पर उल्लेखित है, लेकिन भवदत्त वर्मा का उल्लेख नहीं है। भवदत्त वर्मा कौन से वंश का है? ये आपके नल वंश का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये तीनों नाम जो है राजर्षि तुल्य वंश से, चौथा अलग है, तो चौथा ही हमारा आंसर होगा। अब ये नहीं पूछ रहा है कि ये कौन से वंश का है, बस ये अलग है, तो ये हमारा सही आंसर क्या हो गया? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण काल की महारसिया की घटना किस ब्रिटिश अधीक्षक के से संबंधित है? देखिए, महारसिया की घटना जो है ये संबंधित है एगन्यू के समय में। मैंने कुछ पहले के भी कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है कि एगन्यू का टाइम पीरियड 1818 से लेकर के 1825 तक रहा और इस दौरान इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं करने के लिए, लेकिन इनके समय में मूल रूप से आप देखें तो 4 से 5 विद्रोह भी हुए हैं। एक विद्रोह हुआ था सोना खान के राम राय का विद्रोह, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो इसमें हुआ था गेंद सिंह का विद्रोह, ठीक है, परलकोट विद्रोह जिसको आप कहते हैं। तीसरा आप देखेंगे तो सावंत भारती का, इनका विद्रोह आप देखेंगे। चौथा आप देखेंगे तो महारसिया,
ठीक है, ये विद्रोह भी। तो ये 4 काफी फेमस नाम है, याद रखिएगा, इनसे बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है। खैर, सही आंसर क्या है? विकल्प बी। अगला सवाल देखिए, किस अवधि का संबंध प्रदेश में जिलेदारी व्यवस्था से है? जिलेदारी व्यवस्था कब चली थी हमारे यहाँ? तो याद रखिएगा, पुनः मराठा शासन के दौरान। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे रघुजी थर्ड, 1 2 3, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? इससे पहले व्यवस्था थी सूबेदारी, सूबेदारी के बाद आया अधीक्षकी, अधीक्षकी के बाद आए थे कौन? पुनः मराठा लेकर के रघुजी तृतीय, और ये स्टार्ट करते हैं जिलेदारी व्यवस्था। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1830 से 1854 तक, ठीक है। 1818 से 1830 क्या था? अधीक्षकी शासन। और इससे पहले अगर आप देखें तो ये 1818 से पहले का जो समय था वो आपका था सूबेदारी शासन का, तो सूबा शासन, फिर अधीक्षकी शासन, और उसके बाद फिर जिलेदारी शासन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, भोसला शासक बिंबाजी ने अपनी शासन अवधि में कहाँ न्यायालय की व्यवस्था की थी? तो बिंबाजी भी जब यहाँ पर आए थे तो उनका भी अलग अलग कहानी चलता है, सब जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं। तो खैर उतना नहीं पूछा जा रहा आपसे, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि न्यायालय की व्यवस्था कहाँ पर करवाई थी? तो बिंबाजी जहां से शासन कर रहे थे वहीं से करवाए थे। कहाँ शासन कर रहे थे? वो कर रहे थे रतनपुर से शासन, और रतनपुर में ही उन्होंने नियमित न्यायालय की व्यवस्था करवाई थी। और वहीं से एक आप ये भी जानते होंगे कि प्रशासनिक एकीकरण भी किया था, ठीक है। तो ये सारा तामझाम इनके समय में हुआ था। तो सही आंसर क्या है? विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1998 में निम्नांकित में से किस जिले का निर्माण नहीं हुआ था? 1998 में कौन से जिले का निर्माण नहीं हुआ था? पहला है बालोद, दूसरा कवर्धा, तीसरा कोरबा, चौथा कोरिया। अब देखिए 1998 में छत्तीसगढ़ में 16 जिले गठित हो चुके थे, ठीक है। उससे पहले 7 हुआ करते थे, 7 के बाद 9 नए जिलों का गठन हुआ था 1998 में। और इस 9 नए जिलों में से बालोद का नाम नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हैं बालोद का गठन हुआ था 2012, ठीक है। 2012 में बालोद जिले का गठन हुआ था। बाकी ये जो जिले हैं ये राज्य निर्माण के पूर्व 1998 में इनका गठन हो चुका था, ठीक है। चलिए, हमारा सही आंसर विकल्प ए। अगला सवाल देखिए, 39 में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1932 में घटित गोंड विद्रोह का संबंध किस रियासत से था? तो देखिए इसका सही आंसर है कोरिया रियासत से। अब क्या हुआ था इस समय? आप देखिए, याद रखिएगा, ये जो समय था 1932 का, इस समय जो गोंड आदिवासी के लोग थे ये बहुत ज्यादा मतलब जानकार हो गए थे। ये लोग थोड़ा स्वराज स्वाधीनता जैसी बातों को भी जानना शुरू कर दिए थे उस समय, और गांधी जी और इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस समय इनसे बेगारी काम, राजा महाराजा जो पहले रहते थे वो लोग क्या करते थे, अपने घर में बहुत सारे सेवक रखते थे। कहीं शिकार करने जाना है तो लेके जाते थे इन लोगों को, कोई फिक्स सैलरी नहीं दिया जाता था इन लोगों को। तो ये लोग बाद में क्या होता है, इन लोग बोलते हैं हम भी स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं करके। तो ये इस प्रकार का कुछ गोंड विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? कोरिया जिले में। बाद में इसे जो वहाँ के राजा थे रामानुजन सिंह जी, उन्होंने इसे शांत किया था, ठीक है। तो एक अलग कहानी, इसको आप लोग किताबों में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सैनिक विद्रोह में शामिल वीर हनुमान सिंह के साथियों को किस दिन सामूहिक रूप से फांसी दी गई थी? 18 जनवरी को तो शुरू हुआ था, 18 जनवरी 1858 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। 22 जनवरी 1858 को इन्हें फांसी दी गई थी। कहां पर फांसी दी गई थी? तो रायपुर में, ठीक है। रायपुर के जयस्तंभ चौक काफी ऐतिहासिक स्थल है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई इस स्थान से। तो याद रखिएगा 18 तारीख को शुरू हुआ था और 22 तारीख को इन्हें फांसी दी गई थी। एक साथ 17 साथी थे, इसमें जो है हनुमान सिंह जी शामिल नहीं थे, याद रखिएगा, ये फरार हो गए थे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ संभाग का पुनर्गठन करके दुर्ग को एक नया जिला बनाया जाता है, कब होता है? ठीक है, तो देखिए दुर्ग को एक नया जिला का दर्जा दिया गया था जनवरी 1906 में, ठीक है। याद रखिएगा दुर्ग जो जिला है ये 1906 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ लिखा है राष्ट्रीय आंदोलनों के नाम, दूसरी तरफ लिखा है संबंधित व्यक्ति। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से आंदोलन जो है उनके साथ हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य के ये व्यक्ति जो है शामिल या संबंध थे या जुड़े हुए थे। पहला लिखा हुआ है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, तो सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठीक है।
दूसरा है पकरिया जंगल सत्याग्रह। पकरिया जंगल सत्याग्रह याद रखिएगा, जंगल सत्याग्रह अधिकांश जंगल सत्याग्रह हुए हैं सिहावा नगरी को छोड़ करके। कब हुए हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये संबंधित है किसके साथ? अयोध्या प्रसाद जैन जी के साथ। ठीक है। फिर है तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह बिलासपुर। बिलासपुर इसका संबंध है आपके राम गोपाल तिवारी जी के साथ। ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में से एक नाम किसका था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है? पहले का हो गया 1, मतलब ए का हो गया 1। ठीक है। बी का हो गया आपका 4। सी व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी का हो गया आपका 2। और डी का हो गया, क्या बच गया? 3। तो देखिए 1 का हो गया आपका ए सभी में है। ठीक है। और 2 का हो गया सी, 2 का हो गया सी कहाँ है? सिर्फ यहाँ, मतलब इस प्रकार से यही आंसर होगा। यही से पता चल गया, बाकी आप मैच करके भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला सवाल देखिए, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत निम्नांकित में से किस वर्ष की गई? ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, ठीक है, ये शुरू किया जाता है वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग और 5 संभाग से एक एक जिले को शामिल किया गया। ठीक है। तो 5 संभाग में एक एक जिला है। आप देखना चाहें तो देखिए, पहला अगर आप सरगुजा संभाग में जाएंगे तो सरगुजा में आपको मिलेगा कोरिया जिला। ठीक है। आप बिलासपुर संभाग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रायगढ़ जिला। ठीक है। दुर्ग संभाग में आप जाएंगे तो दुर्ग में आपको मिलेगा बालोद। ठीक है। रायपुर में आप देखें तो डायरेक्ट रायपुर ही मिलेगा। और दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला। तो इस प्रकार से 5 संभाग से एक एक जिले को इसमें शामिल किया गया, जैविक खेती मिशन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित नहीं है? क्या पूछा गया है? कहाँ स्थापित नहीं है? इसका सही आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर में स्थापित नहीं है, बाकी इन तीनों जिलों में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2018-19 में निरा सिंचित क्षेत्र, निरा या नेट सॉन एरिया भी कहते हैं, निरा नेट इरिगेशन एरिया। ठीक है। निरा सिंचित क्षेत्र जलाशय, नहर और जलाशय से सिंचाई की हिस्सेदारी लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर है 57%। सर्वाधिक इन दोनों का ही परसेंटेज रहता है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से पूछे 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया, विश्लेषण देख लिया। आगे के विश्लेषण सर लेकर के आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 42 का एनालिसिस, जिसमें विषय होगा इतिहास। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सवाल इस टेस्ट में आए हैं, इसका क्या क्या जवाब होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त इसमें कौन कौन से फैक्चुअल पॉइंट छुपे हुए हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास सवाल यह है कि आपका जो सिंधु सभ्यता है उसके संबंध में जो आपके कुछ शहर हैं उसको यहाँ पे दिया गया है, और उन शहरों को देखना है कि उनसे संबंधित जो खोजकर्ता हैं ये कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर शहर आपका दिया हुआ है बनावली। बनावली के बारे में हम जानते हैं कि आपका हरियाणा में है, और यहाँ पर आपको जो है एक मिट्टी का हलनुमा खिलौना भी मिला है। तो ये जो बनावली है आपका, इसका सीधा सीधा संबंध है आपका रविंद्र सिंह बिष्ट से। ये याद रखना है आपको। जब बात हम लोथल की करते हैं, जहां पर कि आपका गुजरात के लोकेशन में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे है आपका, ये आपका बंदरगाह शहर भी है उस जमाने का, और यहां पर आपको अग्नि वेदिका के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपका सर्च किया गया है रंगनाथ राव के द्वारा। तो इस तरह से दूसरा का सी दिख रहा है हमको। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ जो कि पंजाब का लोकेशन में आएगा, सतलज नदी के किनारे है आपका। इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी। और एक सबसे फेमस है आपका मोहनजोदारो, जो कि इस सबसे बड़े सबसे पुराने हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है और साथ ही जो राजधानी शहर है, इसको खोजने वाले व्यक्तित्व हैं आपके RD बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। और जिस हड़प्पा की बात करते हैं उसके हैं आपके दयाराम साहनी। तो इस तरह से इन शहरों को खोजने वाले व्यक्तित्व और वहां पे क्या क्या मिला है इसको हमको जानना जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मोहनजोदारो जो कि एकदम सिंपल सा सवाल है, 4 का ए होगा। तो यहां पर आपको सर्च मारना है कि कहां पर आपका 4 का ए दिख रहा है आपको। तो देखिए यहां पर आपको 4 का ए दिख रहा है,
इस तरह से यहीं पर आप इसको आंसर को पकड़ सकते हो। उसके बाद 3 का देखेंगे आप, सॉरी उसके बाद 2 का देख लीजिए आप। 2 का हमको सी दिख रहा है, ये 2 का सी मिल गया आपको। 3 का आपको बी दिख रहा है, 3 का बी मिल गया। उसके बाद कौन सा बचा आपका, पहले का आपका डी है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है, जो कि आपका आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, जहां पर पढ़ने लिखने के प्रमाण तो मिले हमको, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। वहां पर हमको खरष्ठी लिपि मिलती है। जिस बनावली की बात करते हैं ये कहां है आपका 1974 में, इसको हमने हरियाणा के आसपास खोजा है और खोजकर्ता का नाम क्या है, रविंद्र सिंह बिष्ट। और बनावली से जो क्वेश्चन बार बार आया वो क्या है आपका, मिट्टी का हलनुमा खिलौना कहां मिला। उसके अलावा सोने के कुछ विशेष प्रकार के आभूषण भी आपको बनावली से ही मिलते हैं। ठीक है, समकोण पर काटती हुई सड़कें भी बनावली से ही प्राप्त होती हैं। लोथल के बारे में, जो कि भोगवा नदी गुजरात में है, 55 से 63 के बीच में, या 57 भी कहीं कभार दिया है आपको। इसको खोजा है रंगनाथ राव, ये इसका आंसर है, जो कि एक बंदरगाह नगर है। रोपड़ की बात जैसे कि हम देखते हैं सतलज नदी के किनारे आपका पंजाब में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा है। और विशेष बात यह है कि यहां पर हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और कुत्ते और मालिक का एक साथ समाधान भी मिला है हमको। अगला हमारे पास है मोहनजोदारो, जो कि 1922 में जो आपका सिंध का लड़काना क्षेत्र है वहां पर इसको राखाल दास बनर्जी ने खोजा है। और इस पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी वाला शहर है। और विशेष बात जो एग्जाम में आता है वो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमको मोहनजोदारो से ही मिली है। और साथ में पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसको भगवान शिव का वर्तमान हम रूप मान लेते हैं, यहां पर उसको हम आद्य शिव मानते हैं। ठीक, ये इसकी कहानी है। तो ऐसे प्रमाण हमको मोहनजोदारो में मिले हैं। तो ऐसे सवाल यहां पर कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमको इसको भी फैक्चुअल के रूप में ध्यान देना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आगे हमारे पास सवाल है सर दर्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार यहां से पूछा है। अगर हम देखें यहां पर तो सबसे पहले पूछा है न्याय दर्शन। तो न्याय का है आपका गौतम मुनि, सांख्य के हैं कपिल मुनि, वैशेषिक के हैं उलूक कणाद, और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। तो इस तरह से तीसरा और चौथा तो आपका सेम है, तीसरे का सी और चौथे का डी, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तीसरे का सी चौथे का डी। और आपका पहले का बी होता है और दूसरे का ए होता है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या अगर हम देखें तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, गौतम मुनि, सांख्य के कपिल मुनि, वैशेषिक के कणाद है, उत्तर मीमांसा के वादरायण है। अगर आपसे पूर्व मीमांसा पूछेगा तो जैमिनी हो जाएंगे, और अगर आप योग दर्शन देखें तो पतंजलि हो जाते हैं। तो इस तरह से 6 में से एक सवाल यहां पर बना है कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यहां पे राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है कि अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अवतार के संबंध में जब हम देखते हैं तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक, तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि लगातार हमारे पीएससी में कंटिन्यू आ रहा है। ये है आपका सिद्धांतों से युक्त सवाल, जिसमें कभी जैन धर्म कभी बौद्ध धर्म, इनके सवाल जो है सिद्धांतों से रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर आपके पास सवाल है कि त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग एवं मध्यम मार्ग का संबंध इनमें से किस धर्म से है। तो ये जो त्रिरत्न है आपका एक बार सवाल आ चुका है। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है। जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है वहां पे। लेकिन बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं तो क्या हो जाता है, बुद्ध धम्म और संघ, ये यहां पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। तो यहां पर त्रिरत्न में से अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये किसका है, क्योंकि ये जैन और बौद्ध दोनों का है। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है आपका, जितने भी दुख हैं उस दुख को दूर करने का मार्ग है, जिसका कि सीधा संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। उसके बाद है आपका मध्यम मार्ग, मिडिल वे जिसको हम बोलते हैं, ना अति ना न्यून। यहां पर जीवन में आपको मध्यम मार्ग का चयन करना है, इसका भी संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इस तरह से हम देखें तो इसका सीधा सीधा संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो यहां पर इस धर्म का त्रिरत्न क्या है आपका, बुद्ध धम्म और संघ। अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग क्यों होता है आपका, समस्त दुखों से मुक्ति करने के लिए, जिसमें कि 4 आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध प्रतिगामिनी। तो ये आपके क्या है, 4 आर्य सत्य हैं। और इसी से निजात पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टिकोण के आधार पर
आजीव को योग, व्यायाम और ज्ञान जैसे परिष्कृत साधनों से गुजरना होता है। और मध्यम मार्ग ना कठोर ना न्यून, एक मिडिल वे पे आपको चलना है। तो ये है आपका बौद्ध धर्म और ये बौद्ध धर्म से संबंधित आपका सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध, क्षत्रिय और 5 यूनानी शासक, उसके अलावा ऑटविक राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि अशोक जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन करने वाला शासक था। प्राकृत भाषा में इसके बहुत से शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं, ये भी हम जानते हैं। विशेषता यह है कि जब शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था इन्होंने, तो 14 वृहद शिलालेख भी इनके द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें अशोक के बारे में पूरा पूरा वर्णन है। तो यहां पर जो है आपका जो शिलालेख नंबर 13 है, जिसमें कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, महाविभत्स भयंकर युद्ध था, जिसने अशोक का हृदय को परिवर्तित कर दिया था। इस घटना को एग्जाम में पूछता है बार बार। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व की बात है। वर्तमान का उड़ीसा, जिसका शासक खारवेल था, उसके साथ कुछ विभिन्न कारणों के कारण यहां पर युद्ध होता है। हाथियों की प्राप्ति, साम्राज्य का विस्तार, जंगली डकैत, इन सब से मुक्ति हेतु ये युद्ध होता है। तो इसका सीधे से संबंध आपका 13वें नंबर के शिलालेख से है। टोटल शिलालेख वृहद 14 है, लेकिन इसका संबंध किससे आपका 13। तो कभी कभार क्या करता है, कलिंग युद्ध को हटा के क्षत्रियों के बारे में या 5 यूनानी शासकों के वर्णन के बारे में पूछेगा। तो इसका भी संबंध आपका 13वें नंबर के शिलालेख से ही है। ठीक है। अगर आपसे लिपि पूछेगा तो याद रखना है ब्राह्मी लिपि है, और भाषा पूछेगा तो प्राकृत भाषा है। ये भी आपके एग्जाम में आता है बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर बौद्ध धर्म की बात करेगा तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी हमको याद रखना है। और अगर जैन धर्म का बात करेगा तो प्राकृत भाषा का भी प्रयोग वहां पे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि मौर्यकालीन सेतुकर का संबंध इनमें से किनसे है। हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा और वृहद साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जो कि 322 से 184 ईसा पूर्व तक लगातार अस्तित्व में रहा है। तो जब यह अस्तित्व में था तो चाणक्य की नीति के आधार पर कार्य करता था, और इस समय टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था राज्य के विस्तार और ताकत के लिए। तो जो कर है आपका सेतु कर, इसका सीधा सीधा संबंध है आपका फल फूल पर भी कर लगाया जाता था एक प्रकार का, इसको बोलते हैं उस जमाने में सेतु कर। उसके अलावा अगर हम देखें वृष्टि कर, अगर देखें तो एक प्रकार का श्रम कर है। प्रवेश से कर देखें तो एक प्रकार का आयात कर है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी यहां पर से बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका सी है ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व आया दक्षिण भारत में, जो कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद समाप्त हुआ था। ये हमने पढ़ा है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन कौन से शासक हैं और विदेशी यात्री इस समय आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम के समय में आया था निकोलस कोंटी। देवराय सेकंड के समय आया था आपका अब्दुल रज्जाक, ये भी सही है। अच्युत देवराय के समय आया था नुनीच, ये भी सही है। और कृष्ण देवराय के समय में आया था बारबूसा। यहां से ऐसे ऐसे सवाल आजकल बन रहे हैं, इसलिए हमको देख के जाना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर तो सभी सुमेलित है। तो आपका पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये आपका दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, मध्यकालीन भारत का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है अकबर के 9 रत्नों में इनमें से कौन सा नहीं था। हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के अकबर, जो कि अपने विशेष नीतियों के कारण प्रसिद्ध भी हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन शासनकाल था, ऐसा माना जाता है कि सभी धर्मों के साथ अपना समानता का भाव यहाँ पे दिखा है हमको। तो इसमें सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए कि 9 रत्न कौन कौन है। तो पहले तो हम जानते हैं बीरबल, जो कि महेश दास के नाम से फेमस थे, महामंत्री है उनके। उसके बाद है अबुल फजल, उसके बाद है वित्त मंत्री टोडरमल, फिर है भगवान दास, उसके बाद है संगीतज्ञ तानसेन, फिर मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा जो कि एक ईरानी विद्वान भी है, और हकीम उकान। तो इतने लोग उनके 9 रत्न में शामिल हैं। इनका नाम आपको एक बार देख लेना चाहिए। और कुछ विशेष काम जैसे कि आपका टोडरमल जो कि वित्त मंत्रालय देखते थे उस जमाने के, और आपका तानसेन संगीतज्ञ है उस जमाने के, और बीरबल, कम से कम ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से देखें तो मान सिंह तो शामिल है, टोडरमल भी है, भगवान दास भी हैं, लेकिन रतन दास का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो रतन दास यहाँ पर गलत नाम हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है 1913 में गठित गदर पार्टी से संबंधित स्थान। गदर पार्टी के संबंध में कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत की आजादी में इनका भी योगदान रहा है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था को कमजोर करने में, डराने का कार्य करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है।
तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है और लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। संस्थापक सदस्यों में सहयोगी हैं आपके रामचंद्र और बरकतुल्ला, ये दो नाम आपको और याद कर लेना चाहिए। अब अगर नया सवाल बनेगा तो यहां से बनेगा। सहयोगी कौन कौन है? रामचंद्र और बरकतुल्ला। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई है 1913 में, लाला हरदयाल जी के द्वारा ये काम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेस्ट में यहाँ का जो लास्ट सवाल है वो है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में स्थापित समानांतर या पैरेलल सरकार का प्रथम नेतृत्व कहां व किसके द्वारा किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सभी बड़े नेताओं को जब अंदर कर लिया जाता है इस कहानी में, तो हम ये देखते हैं कि आंदोलन स्वस्फूर्त हो जाता है। इस आंदोलन को अब किसी के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि जितने भी क्रांतिकारी ये सब भूमिगत होकर क्या करते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसी समय जो है एक बहुत अच्छा कार्य होता है आपका, वो है पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब सरकार के समानांतर एक और सरकार खड़े कर देना और उस सरकार को टैक्स मत दो, उनकी बात मत मानो, अब हम हमारी बात को मानेंगे। ऐसा करते हुए ये काम हुआ था आपका यूपी के बलिया में, चित्तू पांडे के द्वारा पहला समानांतर सरकार लाया गया था और यहां पर जो है अंग्रेजी सत्ता को दमन करने का प्रयास किया गया था। तो इस समय आपका ऑप्शन जो सी है ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से सवाल थे, क्या इसके जवाब आए और क्या इसमें हमको एक्स्ट्रा फैक्ट जानना है। तो ये सीरीज आपको और भी आगे मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा हुआ जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड बिल्कुल देखने को मिलेंगे। दूसरा, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, बिल्कुल ये भी देखने को मिलेंगे। तीसरा, समानांतर पर्वत श्रृंखला, क्योंकि ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों क्या समानांतर है। चौथा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। हिमालय की संरचना की अगर बात करें तो जो उत्तरी ढाल है वो आपकी मंद है, लेकिन दक्षिण ढाल जो है आपकी तीव्र है। इस तीव्र ढाल की वजह से भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहां पर देखिए उपयुक्त में से कौन से हिमालय के नवीन वलित पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत के साक्ष कहे जा सकते हैं। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कहे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। यहाँ पे अपवाह द्रोणी का मतलब होता है अपवाह क्षेत्र से, तो जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी या अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे उसकी अपवाह द्रोणी कहते हैं या फिर अपवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो जो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है, तो वो क्या कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। ये पर्वत हो गया, इस तरफ हो गई एक नदी की अपवाह द्रोणी और ये हो गया दूसरी नदी की अपवाह द्रोणी। ठीक है, यानी अपवाह क्षेत्र। तो ये जो पर्वत है वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक पर्वत कहलाएगा। तो बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58। यहां पर देखिए किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। यहां पर देखिए अक्षांश जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो यहां पर देखिए 6 प्रमुख कारक है, जिसमें अक्षांश, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता, ऊंचाई और उच्चावच लक्षण, ये सभी के सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर देशांतर की बात करें, यहां पर देखिए एक शब्द है देशांतर, वायु दाब, तुंगता, समुद्र से दूरी, अक्षांश, सभी ये जलवायु प्रभावित करते हैं। देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है, हमारे पृथ्वी का जो देशांतर है वो जलवायु को नहीं बल्कि समय को परिवर्तित करता है, समय से संबंधित है देशांतर। इसे देशांतर गलत होगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें लिखा हुआ है शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। सबसे पहला है, शंकुधारी वन जो है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश यानी कि 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। तो भैया ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश समुद्र है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध लिखा है। इसमें में उच्च अक्षांश मतलब 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये अक्षांशों की बात करें तो ये अक्षांश जो है ये प्राय वहां पे क्या होते हैं, बर्फ स्नोफॉलिंग होती है, तो हिमालय के क्षेत्र में भी क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है। तो वहां पे जहां पे बर्फ गिर रही है वहां पर शंकुधारी वन यानी कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैगा वनस्पति कहते हैं। तो ये टैगा वनस्पति हिमालय प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में क्या होती है, स्नोफॉलिंग होती है। ठीक है, चलिए अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं। तो भाई पर्णपाती होते नहीं है, कठोर नहीं होते, वृक्ष छोटे नहीं होते। देखिए अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें कि शंकुधारी वनों के वृक्ष जो है लंबे होते हैं, नरम होते हैं और सदाबहार होते हैं। ठीक है, चलिए सदाबहार होते हैं, यहाँ पे पर्णपाती लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथे स्टेटमेंट की बात करें शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है, तो बिल्कुल शंकुधारी वनों को टैगा वनस्पति भी कहते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा हुआ है कि मृदा में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो मृदा से प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं उनमें सबसे प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो यहां पर देखिए प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो बोरान, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जस्ता, ये प्रमुख है। तो यहां पर देखिए बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, लौह यानी लोहा, ये सब है। कार्बन, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कार्बन लिखा हुआ है जो कि आपका नहीं पाया जाता, सूक्ष्म पोषक तत्व में कार्बन नहीं होता और किसी पोषक तत्व के हिसाब से कार्बन इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा ही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। विद्युत उद्योग की बात करें, देखिए मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका मैग्नेटाइट क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गतिशीलता प्रदान करता है। तो यहां पर देखिए पहले में लिखा हुआ है मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात हो रही है। दूसरा कपास उत्पादक क्षेत्रों से निकटता। तीसरा है 1869 में स्वेज नहर का खुलना। अगर आप यहां पर देखें व्याख्या में कि मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाले कारक, तो यह निर्यात और आयात के विकास हेतु प्रवेश द्वार प्रदान करता है। 1869 में स्वेज नहर खुलने से मुंबई बंदरगाह के विकास और महत्व में तेजी आई। तीसरा, इस क्षेत्र का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना शुरू हुआ। कपास उत्पादक क्षेत्रों के साथ नम जलवायु की वजह से मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है, तो यानी कि मुंबई बंदरगाह का होना, कपास उत्पादन क्षेत्रों से निकटता और 1869 में स्वेज नहर का खुलना, ये तीनों कारण सही है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ों, जिसको ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो यहां पर याद रखिए टोडा जनजाति या दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। इनकी भाषा टोडा है जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, समूह में निवास करना पसंद करते हैं। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा विद्यमान है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब। नमस्कार, आज हम टेस्ट नंबर 42 के संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है
न्यायालय जिसको लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनावी विवादों पर अधिकारिता प्राप्त है, वो कौन सा न्यायालय है आपको बताना है। इसको चुनावी विवादों पर अधिकारिता प्राप्त है। देखिए यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात की गई है, परंतु अगर इस अधिनियम के विषय में आपको जानकारी नहीं भी है तब भी आप अपनी सामान्य जानकारी से बता सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो चुनाव में विवाद है उनसे संबंधित अधिकारिता किस न्यायालय के पास होती है। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास सीधा आप इनको लेकर के नहीं जा सकते। उच्च न्यायालय, जी हाँ, हर राज्य के उच्च न्यायालय को चुनाव के विवाद से संबंधित अधिकारिता होती है, और अगर इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय में अपील में आप जा सकते हैं। जिला न्यायालय को ऐसी अधिकारिता नहीं होती और चुनाव अधिकरण भी ऐसी अधिकारिता नहीं रखता। तो उत्तर हो जाएगा बी, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। बेसिकली भारतीय संविधान में नागरिकता समाप्त करने के कौन कौन से तरीके बताए गए हैं उसके ऊपर यह सवाल है। तो नागरिकता किन किन प्रकारों से भारत में समाप्त हो सकती है। अभित्याग के द्वारा, जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अभिप्राप्ति के द्वारा, जी हाँ, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अभिप्राप्ति के द्वारा उसे दूसरे देश की नागरिकता मिल जाती है और भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचित होने पर, जी हाँ, अगर भारत सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी कर सकती है अगर उसने जन्म के अतिरिक्त किसी और प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की है। जन्म के अतिरिक्त नागरिकता प्राप्त करने के तरीके वंशीकरण हो सकते हैं, देशीकरण हो सकते हैं, अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता हो सकता है, पंजीकरण हो सकता है। वैसे में अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है और वो कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या भारत सरकार के विरुद्ध किसी षड्यंत्र में शामिल होता है युद्ध के दौरान तो भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये भी नागरिकता खत्म होने का एक प्रकार है। इसमें कौन सा समाप्त नहीं करता पूछा जा रहा है। तो कुछ महीने के लिए दूसरे देशों में यात्रा के लिए जाना, इससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत संघ एवं समस्त राज्यों के विरुद्ध या उनके द्वारा वाद लाया जा सकता है। तो भारत संघ द्वारा या भारत संघ के विरुद्ध वाद लाए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है आपसे पूछा जा रहा है। 301, जी नहीं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 300 में है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत संघ अपनी ओर से या कोई दूसरा राज्य भारत संघ को के विरुद्ध वाद ला सकता है। तो सही उत्तर है 300 बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 329 संबंधित है संसद की संशोधनकारी शक्तियों से। जी नहीं, ये सही नहीं है। संसद की कर संबंधी शक्तियों से, यह भी सही नहीं है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से आपका सही उत्तर है सी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 329 जुड़ा हुआ है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) क एक समर्थकारी प्रावधान है। अर्थात 16(4) क का उपयोग करके पदोन्नति में आरक्षण किसी राज्य के द्वारा दिया जा सकता है। यह आपसे पूछा जा रहा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। जी नहीं, यह आरक्षण से संबंधित वाद नहीं है। एस नागराज बनाम भारत संघ, जी हाँ, एस नागराज बनाम भारत संघ के निर्णय में यह शामिल था। सही उत्तर हो जाएगा बी। TMY फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य, यह अल्पसंख्यक से संबंधित मामला है। केरल राज्य बनाम थॉमस, ये भी इससे संबंधित मामला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन हेतु कोई विधेयक या प्रस्ताव आरंभ कर सकता है। नहीं, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव आरंभ नहीं कर पाएगा। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं होती। यदि संशोधन विधेयक पारित करने के संबंध में संसद के दोनों सदनों के मध्य मतभेद है तो गतिरोध को दूर करने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा हल किया जा सकता है। गतिरोध को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा हल किया जा सकता है। जी नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर सही बताना है, संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये सही है कि राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जा सकते हैं या सदन में रखे जा सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान करने के राष्ट्रपति आबद्ध नहीं है। इसमें राष्ट्रपति आबद्ध हैं। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक सदन से पास हो जाता है तो उसके पश्चात राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, ये राष्ट्रपति की बाध्यता है। यहाँ पर नहीं है शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर है सी, संविधान में संशोधन हेतु संसद में कोई विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसे विधेयक लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 बताता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। जी हाँ, 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति को बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके साथ संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर टेस्ट नंबर 42 का एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। तो आइए सीधे बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 71 है कि मनरेगा के संदर्भ में हमको सही कथन पर विचार करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 फरवरी 2006 से हमारे देश में मनरेगा लागू है। शुरुआत में इसका नाम नरेगा था, ये भी हमको पता होना चाहिए। बाद में इसमें महात्मा गांधी का नाम जो है 2009 से जुड़ा है और उस तरह से वो हो गया है आपका मनरेगा। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ से हम देखें तो 1 अप्रैल 2008 से ये योजना पूर्णतः लागू है और इसमें हमारे सभी जिले कवर होते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है 190 रुपये इसमें मजदूरी दर भी है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वर्तमान में 150 दिनों का रोजगार भी दिया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। नियमावली ये है कि एक वर्ष में कम से कम न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार इसमें दिया जाता है एक परिवार को। तो आइए सीधे बात करते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन 1 है कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। बिल्कुल 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो आपका अनंतपुर जिला है वहीं से स्टार्ट हुआ है ये। तो इस तरह से पहला ऑप्शन तो आपको राइट लग रहा है। 2 अक्टूबर 2008 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा 2 अक्टूबर तो सही है, लेकिन 2008 नहीं है, ये कब है आपका 2009 है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका कि 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में एक साथ इसको लागू किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ये जितने भी जिले थे पूरे इसमें कवर हो गए थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 और 3 आपको सही दिख रहा है और यहाँ पर 2 आपका गलत है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और करंट के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्तमान में इसकी जो मजदूरी दर है वो 190 रुपये हमारे यहाँ। इससे पहले जो है 176 रुपये था, उसके बाद सीधा 190 रुपये हुआ है। सॉरी 174 रुपये था, उसके बाद 190 रुपये हुआ है, मतलब कि 16 रुपये की यहाँ पर वृद्धि हुई है। और इसकी दरें जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि प्रत्येक राज्य हेतु अलग अलग गरीबी रेखा की बात सर्वप्रथम किस समिति ने की थी। जैसा कि हम जानते हैं गरीबी या पॉवर्टी पूरी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है और इसमें लगातार बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने काम भी किए हैं। तो अगर हम गरीबी हटाओ की बात करें तो हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर लगातार काम किया गया था और इसके जस्ट बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो है एक फॉर्मूला भी आया था कि गांव में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर जो है गरीबी का मानक तय होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में इसकी दरें अलग अलग होगी, सामान का दर अलग अलग होगा। तो इस आधार पर जो है एक समिति थी जिसको हम बोलते हैं लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति का मानना था कि उस समय के भारत में जो 25 राज्य थे और 7 हमारे यूटीआईज थे, तो इस तरह से हमारे पास 32 आधार से गरीबी रेखा का निर्धारण अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। तो ये जो आपका अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग जो गरीबी रेखा के निर्धारण की बात की गई है, ये आपका लकड़वाला समिति से संबंधित है और इन्होंने इस फॉर्मूला के आधार पर इसको लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा जो है गरीबी रेखा के संबंध में अगर आप देखें तो तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इसके बारे में हमको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर 27 रुपये और 33 रुपये का फॉर्मूला है इनका पर डे का, ठीक है। तो यहाँ पर 27 रुपये कहाँ पे गांव में खर्चा करना है उपभोग व्यय में और 33 रुपये शहर में उपभोग व्यय में खर्चा करना है। वैसे ही अगर आप रंगराजन समिति का देखते हैं तो 32 रुपये गांव का है और 47 रुपये आपका शहर का है आपका पर डे का उपभोग व्यय। इसको आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको मंथली का भी निकाल लेना है 30 से गुणा करके, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है। आइए सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि समावेशी समृद्धि एवं विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाशन होता है, जिसको कि आपका विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद प्रकाशन किया जाता है। ये जो आपका है 1971 में बना हुआ था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। इसके बारे में इतना कम से कम हमको जानना चाहिए। और ये प्रकाशन किसका है? सीधा सीधा समावेशी समृद्धि एवं विकास रिपोर्ट जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है आपका ये भी, और इसका संबंध है आपका विश्व आर्थिक मंच से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है जीएसटी का कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने के कितने प्रतिशत बहुमत से लिया जाएगा। यहां पर बात हो रही है जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की। हम जानते हैं कि 269(1)(a) के तहत जीएसटी काउंसिल होता है, जिसमें जो है वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगर आप राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो यहाँ पर 66.66% है। इसका मतलब यह है राज्यों की हिस्सेदारी 2/3 है, जबकि अगर आप केंद्र की बात करते हैं तो 1/3 है आपका सेंटर का। यह स्टेट का है कि सेंटर का है। लेकिन अगर किसी भी निर्णय को लेना है तो यहां पर बहुमत का परसेंट हो जाता है 75%। मतलब पूरे राज्य अगर मिल भी जाएं तब भी केंद्र की यहां पर जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75% जरूरी है। और ये इसका डिवाइडेशन है कि कितना आपका राज्यों का है और कितना केंद्र का है। यहां से सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है आपका लीड बैंक स्कीम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अग्रणी बैंक योजना। ये जो है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के जस्ट 100 साल जब पूरे हुए थे, 1869 में उनका जन्म हुआ था, और 100 साल के बाद मतलब 1969 से ये आपका लीड बैंक स्कीम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां पर एक समिति आई थी, नरीमन समिति, इसको आपको याद रखना है। नरीमन समिति की सिफारिश पर यहां पर यह प्रस्ताव लाया गया कि प्रत्येक जिले का आपको क्या करना है? सुसंगठित विकास करना है। इसमें हमको यह देखना है कि उस क्षेत्र में कौन सा जिला ऐसा है जिसका कार्यबल और वित्तीय क्षमता ज्यादा है, और जिस बैंक का ऐसा वित्तीय और कार्यबल क्षमता ज्यादा है उसको क्या करो, वहां का अग्रणी बैंक बना दो, ताकि वो क्या करे, इन गांवों को गोद लेकर इनका संपूर्ण विकास कर पाए। तो ये थी आपकी लीड बैंक स्कीम। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको हमको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है देश का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये जो है आपका सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, सबसे पहले आपका जो कांडला गुजरात है, जो कि 1965 में स्टेब्लिश हुआ था, वहां से स्टार्ट किया गया था। और वर्तमान में इसका नाम जो है आपका दीनदयाल हो गया है, आपका दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि कृषि वित्त के संबंध में या कृषि वित्त के संबंध में मध्यकालिक ऋण की अवधि क्या होती है? कृषि वित्त या कृषि साख में हम देखें तो एक होता है आपका लघु ऋण, इसको लघु अवधि का ऋण बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मध्यम अवधि का ऋण, और तीसरा होता है आपका दीर्घावधि ऋण। ये जो लघु ऋण होता है आपका, ये 0 से 15 माह की अवधि के लिए होता है, जिसमें हम छोटे खर्चों के लिए यहाँ पर कर्ज लेते हैं। जो मध्यम होता है कुछ बड़े खर्चों के लिए होता है, जिसमें आप 15 माह से 5 वर्ष का समय लेते हैं ऋण को चुकाने के लिए। और जो आपका दीर्घावधि होता है, इसमें जो होता है आपका 5 से 20 वर्ष या 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष जो है इसमें इस समयावधि को लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बात किसके लिए कर रहे हैं? आपका मध्यकालिक। तो मध्यकालिक में आपका 15 माह से 5 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको समझना है। और कई बार यहाँ पर आप देखें तो इसी के डिवाइडेशन के संबंध में, जैसे कि आप सिंचाई योजनाओं का डिवाइडेशन भी देखते हैं, जैसे कि सूक्ष्म में आप सूक्ष्म सिंचाई योजना में देखते हैं कि 2000 हेक्टेयर का संबंध रहता है। मध्यम में आप देखते हैं कि 2 से 10,000 हेक्टेयर रहता है, और जो वृहद सिंचाई योजना होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा रहता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी आपको याद रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है इस आपका इस पेपर का कि किसी विदेशी पर्यटक द्वारा किया गया भारत में खर्च मत, एक पर्यटक है कि जो कि भारत में घूमने आ रहा है, मतलब वो सर्विस में खर्च करने वाला है, तो उसका जो भी खर्चा करेगा उसको किस में शामिल करना है? तो हमको पता है जब वो सर्विस में खर्च करता है तो कैसा है, वो अदृश्य है। ठीक, और ये आपका खर्च कर रहा है मतलब सामान लेगा कुछ या सेवाओं को लेगा, इसका मतलब वो निर्यात होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अदृश्य मद निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर आए हुए जितने भी सवाल थे उसका एनालिसिस भी किया और इसके आंसर पर हमने चर्चा की। तो आज के इस वीडियो में हम यही तक बात करेंगे, आगे की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है उड़ान IAS एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 42 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न साइंस का। ये जो क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसको बोला जाता है, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और याद रखिएगा जो एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसको बोला जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा, इनको क्या बोला जाता है, बार्क इनके नाम से भी है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो होमी जहांगीर भाभा को क्या है, भारतीय जो परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। किसी पिंड व वस्तु का भार कहां पे कम कहां पे ज्यादा होता है, इसको देख लेते हैं। देखिएगा होता क्या है, यदि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में ध्रुव और पहाड़ वगैरह दिया हुआ है और क्या दिया, विषुवत रेखा। ध्रुव मतलब नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। देखिएगा पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व ऐसा घूम रही है ना, वेस्ट से ईस्ट। और पृथ्वी का जो सेंटर है वो एक्सिस क्या करता है, उसको फोर्स जनरेट करता है, एक ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसके कारण उस एनर्जी के कारण क्या होगा, वो उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे गोल घूमते रहती है। तो ये जो एक्सिस कहाँ है, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में, और यहीं से वो क्या है, घूमने के लिए क्या करती है, फोर्स को जनरेट करती है, पैदा करती है। ठीक है। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है जो ऊपर फेंकी गई वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है। तो होता है क्या, यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी फोर्स, विरोधाभासी बल कार्य कर रहे हैं। एक जो पृथ्वी का अक्ष बाहर की ओर लगा रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों के कारण क्या होता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम लगता है। एक्सिस से नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। इसी कारण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा रादर देन इक्वेटर या विषुवत रेखा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर क्या होगा, ज्यादा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व मतलब कैपिलैरिटी है ना, एकमात्र कारण नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना है। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना और पौधों की जड़ी क्या है, जल का इसके पर्ण समूह मतलब पत्तियों शाखाओं तक पहुंचना। देखिएगा क्या होता है, कोई भी जो पतली नली है कांच की, उसको द्रव में डुबोया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं, है ना। कांच की पतली नली में पानी का ऊपर चढ़ना केशिकत्व या कैपिलैरिटी कहलाता है। पौधों में भी ये घटना देखने को मिलती है, लेकिन याद रखिएगा पौधों में ये घटना देखने को तो मिलेगी, लेकिन क्या है, पौधों में केवल केशिकत्व ही पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए काम नहीं करता, वो एक फैक्टर या कारक नहीं है। उसके अलावा दूसरे कुछ भी सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये एकमात्र कारण क्या हो जाएगा, ए, मतलब पौधों की जड़ों में जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये नहीं होता, बाकी तो है ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक कैटलिस्ट का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को इधर इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। तो निकेल का उपयोग क्या किया जाता है, वनस्पति तेल से क्या होता है, जो घी बनाने के लिए किया जाता है। तो फैक्ट है ये भी एक। एस्पिरिन होता है, तो एस्पिरिन क्या होता है, एक प्रकार का एंटीपायरेटिक ड्रग है या दवाई है जो दर्द और बुखार को क्या करेगा, कम। बेसिकली इसको क्या किया जाता है, एस्पिरिन को पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तो उसका जो ग्रुप है पेन किलर का, उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड का किया जाता है। ये बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है, इसको याद करना है। ठीक है, सरल सा प्रश्न था। किस निम्नलिखित पादकों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से क्या होता है, तना या स्टेम नहीं है। ठीक है, देखिएगा आलू तना होता है, अदरक तना होता है, गन्ना तो तना आपको पता ही है, और शकरकंद क्या हो जाता है, ये क्या होता है, जड़ होता है। तो जड़ और तना में विभेद करने के लिए क्या है भैया, इसको अगर बाह्य रूप से देखें, जैसे क्या होगा गन्ना में, तो गन्ना में क्या हो जाएगा, आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, इस प्रकार का क्या है, गांठ रहता है, इसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच में जो गैप रहता है इसको बोला जाता है इंटरनोड। तो ये क्या है, इस प्रकार से हम लोग जड़ और तना में क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तना की पहचान एक और संरचना से होती है, तनों के जो बिल्कुल क्या है, साइड में पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी बड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड।
इसको बोलते हैं सहायक कलिका, जहां से ब्रांचेस फूल पत्तियां निकलती हैं। तो ये सभी क्या है, शकरकंद में नहीं पाई जाती हैं, वो जड़ है। बाकी ये जो संरचना और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं वो मिलते हैं तने में, इसलिए ये तना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहता है। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके कारण होता है। तो ये भी वन लाइनर फैक्ट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल भाग लेते हैं? साइनोबैक्टीरिया का एक ग्रुप रहता है, वो भाग लेता है। एनाबीना और नॉस्टॉक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनाबीना और नॉस्टॉक दोनों क्या करेंगे, पौधों में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। राइजोबियम भी है एक बैक्टीरिया, है ना, ये भी कई बार एग्जाम में आए, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। तो राइजोबियम भी एक काम करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए, मतलब उसके समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। ये उसका पर्यावरण का आनुवांशिक विभिन्नता की कमी, यदि उसमें डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। संकुचित नीचे मतलब क्या होता है, देखिएगा। ये एक इकोलॉजिकल टर्म है। नीचे का मतलब होता है कोई भी प्रजाति अपने आसपास के दूसरे जीव जंतु, पर्यावरण, उस प्रकार के वातावरण में रहने के लिए कितना अनुकूलित है ना। जितना जल्दी वो दूसरों के प्रति क्या रहेगा, रिस्पॉन्स करेगा, एक्लेमेटाइज करेगा, अपने आप को ज्यादा दिन सर्वाइव करेगा। संकुचित नीचे का मतलब हो जाएगा कि मतलब वो ना एडॉप्टेशन उसका लेवल कम है, तो वो विलोपन का कारण बन जाएगा। बड़े आकार वाला शरीर, बहुत ज्यादा बड़े आकार वाला शरीर, दिक्कत क्या होता है, उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और क्या होगा, ज्यादा भोजन की, और वातावरणीय कारकों को आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये भी विलोपन का कारण बनता है। व्यापक नीचे, व्यापक मतलब क्या है, उसमें इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, वातावरण हो गया, जलवायु हो गया, दूसरे जीव जंतुओं के प्रति उसकी क्या है, मतलब वो रिस्पॉन्स करना, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं उसको वो सहन कर सकता है, तो ज्यादा दिन सर्वाइव करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इस प्रकार से हमने क्या किया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आपको कोई भी एक पता होगा तो बाकी बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन में क्या दिया रहता है, जो सरल वाला है उसका दो ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ C1 2 बार है ना, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन होगा, ज्यादा नहीं, ठीक। कान्हा नेशनल पार्क सबको पता है MP में है, पेरियार केरल में है। यदि दोनों ही आपको पता है तो बाकी क्या है, आसानी से आप बना ले जाओगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है साइंस टेक का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान का सफल प्रक्षेपण किया? तो कहां पे किया था? अभी हाल ही में व्हीलर, इसका नाम चेंज होकर कलामदीप हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने क्या किया है, जो साइंस टेक था, साइंस और बाकी जितने भी सेक्शन है उसके क्वेश्चन को हल किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट क्रमांक 42 के प्रश्न क्रमांक 91 आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने तरह के वनोपजों का क्रय स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है विकल्प सी। हाल ही में 2 से 3 बार इसमें अपग्रेडेशन हुआ है, जिसके बाद इसकी कुल संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, 52 प्रकार के जो लघु वनोपज है इनका जो क्रय है ये स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्तमान में किन फसलों को शामिल किया गया है? आप सभी को पता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों को लाभान्वित कर रही है, पैसे मुहैया करा रही है उनके फसलों के बदले। तो इनमें कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? देखिए इसमें शामिल है धान, दूसरे नंबर पर शामिल है आपका मक्का, और तीसरे नंबर पे है गन्ना। इन 3 फसलों को इसमें शामिल किया गया है और इसके आधार पर जो किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4 और 6, विकल्प डी। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी है, छत्तीसगढ़ खेल राजधानी इनमें से क्या है? राजनांदगांव के भिलाई, कोरिया, दंतेवाड़ा। सही आंसर है भिलाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय संविलियन स्कॉच अवार्ड 2020 किस जिले को प्रदान किया गया है?
इसका सही आंसर है विकल्प बी, कांकेर जिला। चलिए अगला सवाल देखिए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के चलते स्कॉच अवार्ड दिया गया था कांकेर को। चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राम वन गमन पर्यटन परिपथ हेतु विराट बाइक रैली कब की गई थी। तो देखिए राम वन गमन पर्यटन योजना, पर्यटन जो है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, मतलब श्री राम भगवान जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ को माना जाता है। यहाँ पर जब उनको वनवास मिला तो वनवास का एक लंबा अवधि उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया है और कई स्थलों पर इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो उन्हीं सभी स्थलों को जोड़ करके एक राम वन गमन पर्यटन विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और इसी क्रम में यहाँ पर बाइक रैली भी निकाली गई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब निकाली गई थी। इसमें लगभग 1575 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था बाइक रैली के अंतर्गत। 19 जिलों से होकर के ये बाइक रैली गुजरी थी। ठीक है, और इसका सही आंसर है 14 दिसंबर सन 2020 को ये रैली शुरू हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। हाल ही में आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क, महेंद्र सिंह धोनी। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं और आपका अनुमान गलत नहीं होगा। सही आंसर है विकल्प डी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। अगला सवाल देखिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। रोजर पेनरोज, लुइस ग्लुक, जेनिफर डार्डना, माइकल हाफ्टन। इसका सही आंसर लुइस ग्लुक को। ये अंग्रेजी के हैं, अमेरिकन हैं। ठीक है, और इनकी आवाज के लिए, मतलब इनका जो वॉइस है वो बहुत शानदार रहा है, इसकी वजह से इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए। वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया था। पहला लिखा है नंद किशोर आचार्य, दूसरे हैं शशि थरूर, तीसरे हैं जयश्री गोस्वामी महंत और चौथे हैं कुमार मनीष अरविंद। इसके सही आंसर हैं नंद किशोर आचार्य जी, और शशि थरूर जी को मिला है इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। स्वच्छता पेयजल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। सही आंसर है 139 रैंक पर है इंडिया। अगला सवाल देखिए। PSLV C50 जिससे एक संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया, किस माह में लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2020, जनवरी 2021, नवंबर 2020, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिसंबर 2020 में यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेस्ट क्रमांक 42 में पूछे सभी प्रश्नों का विश्लेषण देख लिया। धन्यवाद।